सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज के रफ्तार को देखने के लिए सेक्टरवार कार्य योजनाएं तैयार करा रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रोजगार, तकनीकी विकास और सुधार की कसौटियों पर परखी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रिपरिषद के सामने आज से सेक्टरवार विभागीय प्रेजेंटेशन शुरू होगा। कार्य योजनाओं तैयार करने में विभागों को आर्थिक विकास के साथ महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा। विकास के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को 30 मिनट में समझाना होगा। पहले 5 मिनट में विभाग का परिचय देना होगा। अगले 5 मिनट में बीते 5 वर्षों के दौरान विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण देना होगा। तो कुल मिला के यह जो मीटिंग होनी है पूरी मंत्रिपरिषद की, उसमें जो अभी 100 दिनों का खाका होगा उसको तैयार करना होगा। उसके साथ ही साथ इस मीटिंग में पहले अपने विभाग का परिचय देना होगा। परिचय देने के साथ साथ बीते 5 वर्षों में क्या कुछ कार्य किए गए हैं उसका भी विवरण देना होगा। यह मीटिंग आज शाम के 5 बजे शुरू हो जाएगी। वहीं साथ ही साथ मीटिंग के बाद एक और मीटिंग चलेगी जिसमें साझा किया जाएगा सारी जानकारियां। एक मीटिंग भी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि पिछले 5 सालों में किस तरह से किस विभाग ने कार्य किया है, यानी कि बीते 5 वर्ष और आगे के 5 वर्ष दोनों की तैयारी का एक अहम मीटिंग है। ये पास्ट के कार्य जानने के साथ साथ आगे के 100 दिन किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इसका भी जो विवरण है वो सारे मंत्री मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। कुल 2 पॉइंट योगी सरकार की तैयारियां किस तरह से है, किस तरह से शुरुआती के कामकाज जो है वो शुरुआत किए जाएंगे, किन किन योजनाओं पे पहले ध्यान दिया जाएगा और कौन कौन सी योजनाएं जनहित में पहले लाना होगा। सभी जो विभाग के मंत्री हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वहीं जो सेक्टरवार विभागीय प्रेजेंटेशन है वो भी शुरू होगा। 30 मिनट में जो कार्य योजनाएं हैं वो बतानी होंगी कि किस विभाग की जो कार्य योजना है वो किस तरह से है, कौन कौन से नए कार्य कौन से विभाग करने जा रही है। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात उस मीटिंग की है वो ये है कि जो पिछले 5 सालों में कौन सा विभाग क्या कुछ कार्य किया है उसका भी विवरण देना होगा। यानी कि अगर कोई मंत्री बदला है, किसी विभाग का मंत्री चेहरा बदला है, मंत्री पद किसी और को मिला है, तो उसको पूरी तरह से ये कार्य भी समझना आवश्यक है कि पिछले 5 सालों में किस तरह के कार्य हुए हैं और आगे के 5 सालों में किस तरह का विकास करना होगा, किस तरह से उस कार्य को और बेहतर बनाना होगा, किस तरह से और बेहतर तरीके से जनता के सामने उस विभाग को परोसना होगा। यानी कि कुल मिलाकर हर मंत्री को उसके विभाग के बारे में सारे अपडेट्स होना चाहिए। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, वहीं इस मीटिंग में अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भी 30 मिनट में समझाना होगा, डिटेल्स देना होगा। तो ये जो विभागीय 5 सालों का जो खाका जाना जा रहा है, इनके क्या कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं और क्या कुछ वजह देखी जा रही है कि 5 साल के जो बीते कार्यकाल है उसकी भी जानकारी मौजूदा मंत्री को होनी चाहिए। किस तरह से उसको देख रहे हैं आप? देखिए 5 साल का कार्यकाल तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि हमने लगातार देखा था कि लगातार काम भी कर रहे थे। इसके बाद जो पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है तो उसमें कोरोना महामारी आई थी। महामारी की विभीषिका के चलते तमाम ऐसी योजनाएं थी जो लंबित हो गई थी। लंबित होने के कारण उन योजनाओं पर दोबारा काम शुरू हुआ है और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के आदेशों की बात करें तो कई बड़े लक्ष्य बनाए। उन्होंने कहा है कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो कि 2017 में पहले नहीं थी उसको हमने लागू किया। 5 साल है, 5 करोड़ उनको रोजगार देने हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, कृषि को जो है तकनीक के हिसाब से उत्पादकता बढ़ाई जाएगी जिससे कि हम निर्भर ना रहे आयात के लिए। तो निश्चित रूप से बड़े उनके आंकड़े हो। साथ ही साथ उन्होंने इस बार जो मंत्री हैं दोबारा कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही को भरोसा दिखाया है। कई विभागों के मंत्री बदले गए हैं और साथ ही साथ कई लोगों की छुट्टी भी की गई है उनके मंत्रिपरिषद से। और जो प्रेजेंटेशन की बात करूं तो लगातार प्रेजेंटेशन यहां पर किया जा रहा है। कल भी प्रेजेंटेशन किया था
जो मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने कल भी वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया था और लोगों को बताया था, और मुख्यमंत्री के सामने जिस तरह की कार्य चल रही है वो भी दिखाई गई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज भी मंत्री परिषद के सामने लगभग शाम को 5 बजे कृषि जो है उसके आधारित जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाया जाएगा कि कृषि की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत कृषि प्रधान देश है और निश्चित रूप से कृषि के माध्यम से ही हम अपनी तमाम तरह की जरूरतें हैं वो पूरी होती है, चाहे खाद्यान्न की बात करें, चाहे उत्पादकता की बात करें, चाहे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें। कृषि पर अधिकांश चीजें टिकी हुई है। अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो उसका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव कृषि भूमि से होता है, कृषि व्यवस्थाओं से होता है, कृषि उत्पादकता से होता है। तो यहाँ पर बड़ी जो घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, उन्होंने कहा है कि 100 दिन, 6 महीने और 1 साल का रोड मैप बना के हम काम करेंगे। उसी रोड मैप के हिसाब से अब प्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई है और उन्होंने कहा है कि वो खुद हर प्रेजेंटेशन को देखेंगे, हर एक की कार्य योजना समझेंगे और उसको दृष्टिवार देते हुए निर्देश देते नजर आएंगे। गौरव, ये जो कार्य पद्धति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये कितनी सफल होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये कितनी अलग है अन्य पार्टियों से। और जो पिछले का कार्यभार था, इनका जो कार्यभार इनके मंत्रियों ने संभाला था, जो पिछला कार्यकाल था, उससे कितना अलग होने वाला है इस साल का 5 साल? देखिए, अगर अलग होने की बात करें तो पिछली बार के मंत्री कोई बदले गए। अगर औद्योगिक विकास मंत्री की बात करें तो औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना थे, इस बार सभापति बनाए गए हैं। तो इस बार जो औद्योगिक विकास मंत्री है वो नंद गोपाल नंदी, जो कि नागरिक उद्यान मंत्री थे, उनको बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ विभाग बदले गए हैं। इसके अलावा अगर हम किसी मंत्री की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही पे दोबारा भरोसा दिखाया है। और अगर हम एक अंतर देखें अन्य पार्टियों से तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो 37 साल बाद आई है, पुराना मेथड टूटा है और ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुआ है। तो यहाँ पर जो जनता ने निर्णय लिया है, तमाम मुफ्त की राजनीति, तमाम मुफ्त के वादे जो थे उनको दरकिनार करते हुए दोबारा बीजेपी को मौका दिया है। तो इस रूप से न्याय करना होगा, इस बार कार्यकाल कुछ अलग रखना होगा। पिछली बार के कार्यकाल की बात करें तो लगभग 2.5 साल कोरोना के कारण भेंट चढ़ गए थे और तमाम योजनाएं थी लंबित जो पूरी नहीं हो पाई थी, पर उन लंबित परियोजनाओं पर काम भी होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम रोडमैप के हिसाब से काम करेंगे और हर एक काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंगे और मंत्रियों को उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। समय समय पर उनकी समीक्षा करते मीडिया को भी बताना होगा कि किस तरह हम काम कर रहे हैं और कौन कौन सी हमारी परियोजनाएं पूरी होने वाली है और किन किन परियोजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। जी गौरव, ये जो एक प्रेजेंटेशन होने वाला है 2 घंटे का 5 से 7, उसके बाद एक मीटिंग भी रखी गई है 7 से 8, 1 घंटे की एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग की में क्या कुछ प्रमुख बातें निकल करके सामने आ सकती हैं और क्या कुछ कौन किस किस के शामिल होने की खबर सामने आ रही है? क्या सभी मंत्री इस मीटिंग में रहेंगे? बिल्कुल, मंत्री मीटिंग में रहेगी क्योंकि मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंटेशन है 2 घंटे का। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कार्य योजनाओं पे बात होगी और साथ ही साथ फिर इस पर दिशा निर्देश भी होंगे और मंथन भी किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। कि हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा था कि हम लगातार मीडिया के माध्यम से जनता को बताएंगे हम क्या काम कर रहे हैं, उसकी कड़ी में प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने बताया था किस तरह से पेयजल योजनाएं लगातार चल रही, किस तरह से काम हो रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी आज पीसी कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। 559 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, किस तरह से हम जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी के लिए बेबी के यूनिट लगा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को कैसे मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की सीटें बढ़ाई जानी है। इसके अलावा जो मेडिकल सुविधाएं उन पर बढ़ोतरी करनी है क्योंकि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है, उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं, उसका उस पर भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ वो अपने पीसी के माध्यम से बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को हम किस तरह बेहतर करेंगे क्योंकि हमने पिछले में भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर में भी हमने पूरी डट के सामना किया और जनता को सुरक्षित रखा। तो इस बार जो स्वास्थ्य विभाग है वो ब्रजेश पाठक के पास है और ब्रजेश पाठक एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अभी मीडिया को बता रहे हैं किस तरह हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम कौन कौन सी योजनाएं होगी जो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करती नजर आएंगी। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। हमारे संवाददाता गौरव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हमें कि किस तरह से इस मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन है वो होना है, क्या कुछ अहम बातें निकल के सामने आ सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अहम निर्देश ये भी है कि पिछले कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी बताना है, यानी कि पिछले 5 साल में क्या कुछ बेहतर किया गया है, क्या कुछ बेहतर व्यवस्था जनता को दी गई है, वो भी डिटेल इस प्रेजेंटेशन में बताना होगा। तो एक बेहद ही अहम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और एक बेहद ही अलग तरीका निकल के सामने आया है कार्य करने का और ग्रोथ करने का प्रदेश का।
स्कूल में कोरोना के खतरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले हैं और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। एनसीआर के 3 स्कूल में कोरोना वायरस के केस मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। दरअसल गाजियाबाद और नोएडा के दो स्कूल में कोरोना के करीब 19 केसेस मिले हैं। 19 मरीज कोरोना के मिले हैं। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 2 स्कूल में 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा रैपिड टेस्ट भी कराया गया है। बहुत दिनों बाद, लगभग 2-2.5 सालों बाद स्कूल खुला था और बच्चे पूरी क्षमता के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिए थे। बोर्ड एग्जाम्स और बाकी जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन को हटाकर फिजिकल भी होने लगे थे, लेकिन इसी बीच लगता है कोरोना ने फिर से अपना दस्तक दे दिया है। जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद में दोबारा से संक्रमित बच्चे मिले हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की बढ़ा रहा है। अभी स्कूल खुला ही था और दोबारा से ऐसे केसेस आना, हालांकि जो स्कूल परिसर है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके अलावा रैपिड टेस्ट भी कराया जा रहा है, लेकिन लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट, नई नई दिक्कतें जिस तरह से सामने आ रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ा रही है। वहीं हमारे संवाददाता प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में केसेस आने से लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो परेशानियां वो बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कदम उठा रहा है कि जो संक्रमित है उनका पता लगाया जा सके और उन्हें आइसोलेट किया जा सके? देखिए त्रिशला, आपको बता दूं, जिस तरह से गाजियाबाद समेत एनसीआर में जिस तरह से स्कूलों में जो केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चौथी लहर का एक बहुत ही बड़ा कारण माना जा सकता है। जिस तरह से चेतावनी भी जताई जा रही थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, या फिर बात करें कि जो स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी ये चेतावनी जताई थी। हो सकता है कि ये चौथी लहर का जो आने के कारण है वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में जो बच्चों के जो स्कूल जो एक तरीके से खोल दिए गए थे और पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए थे, सभी बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद समेत पूरा नोएडा एनसीआर में जिस तरह से स्कूल में बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग के अंदर में हड़कंप मच गया है। वहीं बात करें अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में आज सुबह की ही घटनाएं बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर गाजियाबाद के वसुंधरा के अंदर जयपुरिया मॉल है, जो जयपुरिया स्कूल है, वहां पर भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल मच गई है कि इस मामलों को लेकर कि आखिर जिस तरह से बच्चों के अंदर जो कोरोना के मामले निकल कर आ रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। जी प्रवीण, कुल कितने केसेस अभी तक गाजियाबाद और नोएडा को मिला के पाए गए हैं, पॉजिटिव केसेस? देखिए, आपको बता दूं, अभी इस समय जो पॉजिटिव केसेस बता दूं, नोएडा गाजियाबाद एनसीआर जो समेत जितने भी केसेस है, लगभग 25 केसेस अभी तक जो आ गए हैं बच्चों की खासकर। और बात करी जाए अभी जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें भी उन्होंने साफ तौर से जाहिर किया है कि अभी लगभग जो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक्टिव केसेस हैं वो 300 हैं, जिसमें से जो ऑनलाइन जिनकी मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको चढ़े हुए हैं, उनकी ही गिनती उनके पास उपलब्ध है। अभी तक जो लोग रैंडम टेस्टिंग करा रहे हैं लगातार और रैपिड टेस्टिंग करा रहे हैं, उनकी भी जैसे बच्चे हैं जो गाजियाबाद समेत एनसीआर में जो हैं, अभी वो लोग भी घर पे आइसोलेट हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग में इस समय काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी वही प्रवीण, अगर बात किया जाए तो जिन स्कूलों में पॉजिटिव आए हैं बच्चे, जिन स्कूलों से केसेस निकल के आए हैं, उन स्कूलों को किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है जो बाकी के बच्चे हैं? क्योंकि काफी वक्त के बाद प्रवीण स्कूल खुला है, बच्चे पूरी संख्या में स्कूल जाना शुरू किए हैं 100% की क्षमता के साथ। तो ऐसे में स्कूलों की तरफ से, जो स्कूल प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि जो बाकी के बच्चे हैं वो संक्रमित ना हो, उनका बचाव किया जा सके? देखिए, बिल्कुल, जैसे कि बच्चों में जो कोरोना पॉजिटिव जब लक्षण उनमें पाए गए थे, तो उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग से लेके सभी टीमें लगातार स्कूलों में सैनिटाइजिंग का काम कर रही थी। लगातार जितने भी वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं सभी को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे थे उनकी भी टेस्टिंग के लिए उनको बोल दिया गया है। और आपको बता दूं, जिस तरह से बच्चे जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जिनकी रिपोर्ट सही है जिस तरह से, तो उनको भी बोला गया है कि आप लोग भी अपनी टेस्टिंग करा लें, ताकि ऐसा ना हो कि उनके आपस में कहीं टच आने संक्रमित ना हो जाए इस तरीके से। तो बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं लगातार स्कूलों में जा रही हैं। जिन जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन स्कूलों में लगातार सैनिटाइजिंग का काम भी हो रहा है। और बात करी जाए कि जो नोएडा की बात की जाए खासतौर पे, तो नोएडा में जो खैतान पब्लिक स्कूल था वो भी काफी बड़ा स्कूल है और नामी ग्रामीण स्कूल है। काफी बड़े घरों के बच्चे वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी चिंता
काफी जाहिर देखने को मिली कि हमारे बच्चे हैं वो बच्चों के मामले में कोई कुताही नहीं बरतता। खास तौर पे अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़े जो टीचर्स हैं वहां पर, जो अध्यापक जो पढ़ा रहे थे, उनको भी खास तौर पे बोला गया है कि आप लोग भी अपनी टेस्टिंग करा लीजिए। जी जी प्रवीण, इस तरह से अगर बात की जाए, जो अभिभावक है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनमें किस तरह की जो हलचल है वो मची है? क्योंकि अचानक से पॉजिटिव आ जाने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वो किस तरह की हिदायत बरत रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे, और किस तरह की परेशानियां उनके बीच देखने को मिल रही हैं? देखिए देखिए, जो अभिभावक हैं उनको खास तौर पे ये था कि हमारे बच्चे पिछले कई सालों से जब से कोविड-19 चालू हुआ है उसके बाद से बच्चे घर पर ही पढ़ रहे थे। घर पे पढ़ क्या रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी किसी तरह से, तो अभिभावक भी काफी परेशान थे। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने सभी गाइडलाइंस खोल दी, सभी जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी सबको खोलने के बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए, तो अभिभावक भी खुश थे। लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को भेजा तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर में अब जो कोरोना के संक्रमित केसेस निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। अभिभावक भी बहुत चिंतित हैं, उनको भी काफी अब डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चौथी लहर अगर दोबारा से आती है, फिर से आती है, तो ये बहुत भयानक होगी। और बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चों को जो 18 से ऊपर साल के बच्चे थे उनको टीकाकरण भी हुआ है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हो पाया है, जो बच्चे अभी रह गए हैं, कुछ अभिभावक डर भी रहे हैं टीकाकरण को लेकर। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि टीकाकरण सभी लोग कराएं, टीकाकरण कराने में कोई भी कुताही ना बरते, क्योंकि टीकाकरण ही एक महत्व बचाव है कोविड से। जी, अगर कोविड की अगली लहर आती है प्रवीण, तो बच्चों की पढ़ाई पे किस तरह का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई है, बेरोजगारी आई है, जो बच्चे ग्रेजुएट होकर के निकले हैं ऑनलाइन परीक्षा में, उनको नौकरियां मिलने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कितना बड़ा असर होगा अगर कोरोना की अगली लहर आती है तो? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की एक ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है, और देखिए घर से पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत से अभिभावक हैं जो कहते हैं कि फीस पूरी ली जा रही है स्कूलों द्वारा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल भी उनको बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि बच्चे कुछ छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, और समस्या यही खड़ी हो रही है। और रही बात, अगर बात करें कि कोरोना की अगर चौथी लहर आ जाती है किसी भी कारणवश, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है लगातार। क्योंकि बच्चों को जिस तरह से पूरी क्षमता के साथ स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया सरकार द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील, या बहुत बोल सकते हैं कि जो स्कूल प्रबंधक हैं उनके तरफ से ढील दी गई है कि उन्होंने पूरे तरीका से स्कूल जो सैनिटाइजिंग की व्यवस्था जो की जाती है, बच्चों के हैंड सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाती है, स्कैनिंग की व्यवस्था की जाती है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुताही बरती गई। इसी कारण बच्चों के अंदर जो कोरोना के संक्रमित बच्चे जो मिले हैं गाजियाबाद समेत पूरे नोएडा में, तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। जिस तरह से लगातार केसेस आते जा रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ा रहा है कोरोना, अगर अगली लहर आती है तो लोगों में त्रासदी फैल जाएगा। लगातार जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं, हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें रही है कोरोना के समय में, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के लिए भागते लोग, अपनों की जान बचाते लोग अभी संकट से थोड़ा उबरे ही थे कि अब अगली लहर की संकट लोगों को सता रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।